Hello and welcome to We Learn Networks. This is session number 17 of subject Economic and Social Environment. The topic that we will cover in these sessions are industrial licensing, foreign investment, public sector policy, MRTP Act, impact of industrial policy 1991, list of industries reserved for the public sector, liberalization, globalization, privatization. Industrial licensing. Industrial licensing is the most important instrument which has been used by the government for directing allocation of resources between industries and region. But in dynamic global market, enterprises must be unable to swiftly respond to the fast changing external needs. जो हमारी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग है वो बहुत ही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है इंडस्ट्रीज और किसी भी पर्टिकुलर रीजन को कि वो अपने रिसोर्सेज जो हैं उनको एलोकेट हैं वो किस तरीके से उनको यूटिलाइज करेंगे. बट जो डायनेमिक ग्लोबल मार्केट होती है या फिर एंटरप्राइजेज जो होती है वो स्विफ्टली रिस्पॉन्ड करती है और बहुत ही ज़्यादा चेंज होती है एक्सटर्नल कंडीशंस के लिए. इसीलिए एंटरप्रेन्योर्स मस्ट बी फ्री टू मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन कमर्शियल जजमेंट. दिस विल फैसिलिटेट देम टू अचीव द टेक्नोलॉजिकल डायनामिज्म एंड इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस. जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, जो भी उनकी बिजनेस की समझ है या फिर उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं उन पे बेस्ड होके वो अपने कमर्शियल जजमेंट्स ले सकते हैं कि किस तरीके से हमें क्या इंडस्ट्री डेवलप करनी है और उस इंडस्ट्री में कौन कौन से प्रोडक्ट्स डेवलप होंगे. तो उस इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे बेस्ड होके जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपने कमर्शियल जजमेंट्स लेते हैं और ये उनको हेल्प करते हैं कि जितनी भी ये टेक्नोलॉजिकल डायनामिज्म है या फिर इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस है वहाँ पे किस तरीके से वो अपनी सक्सेस को अचीव करेंगे. कीपिंग दीज ऑब्जेक्टिव्स इन व्यू द फॉलोइंग चेंजेस आर इंट्रोड्यूस्ड. इन व्यूज को ध्यान में रख के कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करे गए हैं. First one is all area of industrial activity excluding areas of security and strategic importance are thrown up to private investment. जितनी भी हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं उनके जो सिक्योरिटी एरियाज और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उनको एक्सक्लूड कर दिया प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से. Industrial licensing has been abolished for all industries including those of which either strategic and environmental concern dominates or important content is exceptionally high, and B which are reserved for small scale industry manufacturing. हमने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को दो तरीकों से क्लासिफाई किया. पहली वो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग होते हैं जो डिपेंड करते हैं कि किस तरीके के हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स या फिर एक्सेप्शनली हाई एनवायरनमेंट्स को यूज कर रहे हैं फॉर इंपोर्ट कंटेंट, और दूसरा है कि हम कौन कौन से राइट रिजर्व कर रहे हैं फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग के लिए. थर्ड इज इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग इज नॉट नीडेड इन लोकेशन अदर देन सिटीज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 million एज पर 1991 सेंसस. मीन्स इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग उन जगहों पे जरूरी नहीं है, उन सिटीज में जरूरी नहीं है जहां पे पॉपुलेशन मोर देन 1 million है. और इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड नॉट ओनली फॉर न्यू यूनिट्स बट ऑल्सो फॉर न्यू प्रोडक्ट्स एज ऑल्सो सब्सटेंशियल एक्सपेंशन एंड चेंजेस ऑफ लोकेशन फॉर एग्जिस्टिंग यूनिट्स. जो भी हमारी एग्जिस्टिंग यूनिट्स में चेंजेस हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं ये भी हमारी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग बताती है. फॉरेन इन्वेस्टमेंट. Accordingly, the Foreign Exchange Regulation Act FERA 1973 has been amended to read as Foreign Exchange Management Act. जो भी हमारा फेरा है जो डिपेंड करता है, जो देखता है कि किस तरीके से हमारी फॉरेन एक्सचेंजेस को रेगुलेट करेंगे, वो अमेंड करता है और रीड करता है बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट्स को. जो सेलिएंट फीचर हैं नई पॉलिसी के वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए हैं और वो बताते हैं. फर्स्ट,
Automatic approval for foreign equity participation up to 51% is granted in high priority industries. जो भी हमारी हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए 51% इक्विटी फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन जरूरी है. Foreign trading companies can have majority equity 51% participation in trading house engaged in export activity. जो भी ट्रेडिंग हाउस एक्सपोर्ट एक्टिविटीज से रिलेट कर रहे हैं वहां पे भी फॉरेन ट्रेडिंग की मेजॉरिटी इक्विटी 51% होनी चाहिए. फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन होटल एंड टूरिज्म रिलेटेड इंडस्ट्री अप टू 51% इक्विटी इज परमिटेड. होटल और टूरिज्म में भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के केस में 51% इक्विटी परमिट है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप टू 50% इन द माइनिंग सेक्टर इज अलाउड. माइनिंग के सेक्टर्स में 50% तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड होती है. फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स FTA. Reserve Bank of India accords automatic approval to foreign technology agreements within prescribed monetary limits. जो भी हमारी prescribed monetary limits हैं वहाँ पे RBI ने automatic approval of foreign technology agreements apply करे हैं और ये जो लिमिट करते हैं वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं जैसे कि lump sum payment up to ₹10 million ओनली. जो lump sum की पेमेंट है वो सिर्फ 10 millions रहेगी. रॉयल्टी पेमेंट्स अप टू 5% ऑफ डोमेस्टिक सेल्स, रॉयल्टी पेमेंट्स 5% रहेंगी. एक्सपोर्ट्स के लिए 8% रहेंगी ओवर पीरियड ऑफ 10 years. These payments are subjected to an overall ceiling of 8% of total sales over a period of 10 years from the date of agreement of commencement of the commercial production. ये जो पेमेंट्स है वो सब्जेक्टेड रहती हैं 8% तक फॉर द पीरियड ऑफ 10 years और ये जो 10 years हैं वो काउंट होते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ एग्रीमेंट टू द डेट ऑफ कमेंसमेंट. Public sector policy. The public sector has been central to India's industrialization within the mixed framework. The Industrial Policy Resolution 1956 accorded a strategic role to public enterprises. Accordingly, areas of strategic importance and core sectors were exclusively reserved for public sector enterprises. ये जो public sector है हमारी सेंट्रल इंडिया का वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए मिक्स्ड फ्रेमवर्क यूज करता है और जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन है वो एक स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करती है कि किस तरीके से पब्लिक एंटरप्राइजेस को हाई इंपॉर्टेंस मिले. तो इसीलिए जो जितने भी हमारे कोर सेक्टर्स या इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं वहां पे हमने पब्लिक सेक्टर्स को ही रिजर्व करके रखा है कि जो भी हमारे कोर सेक्टर्स हैं वहां पे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ही रन करेंगी. पब्लिक enterprises were accorded preference even in areas where private investments were possible. और public enterprises वहाँ पे भी अपनी preferences रख सकते हैं जहाँ पे private investments possible हैं. However, the performance of public sector enterprises has been far from satisfactory. Its protected growth over a period of time has resulted in many shortcomings. इतना सब रिजर्वेशन देने के बाद में भी जो भी हमारी पब्लिक सेक्टर है उसने बहुत ही कम सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस करी है. तो और ये सिर्फ इस वजह से है क्योंकि जितने भी हमने ये प्रोटेक्टेड मेथड दिए हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस को वही इनकी शॉर्टकमिंग्स बन गए हैं. और ये जो शॉर्टकमिंग्स है वो इंक्लूड करती है इनसफिशिएंट ग्रोथ इन प्रोडक्टिविटी, पुअर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, inadequate attention to research and development, low rate of return on investment. Now, in 1991, set the future priorities for public enterprises as follows. 1991 में बहुत सारी future priorities public enterprise के लिए सजा के रखी हुई हैं जैसे कि असेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स एंड सर्विसेज. जो भी गुड्स और सर्विसेज के लिए असेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो पब्लिक सेक्टर में होना चाहिए. एक्सप्लोरेशन ऑफ एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ऑयल्स एंड मिनरल्स. ऑयल्स और मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लॉयटेशन होनी चाहिए.
मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस इक्विपमेंट्स एसेट्रा। वो गुड्स जो एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए ज़रूरी हैं उनको हमें मैन्युफैक्चर करना चाहिए, जैसे कि डिफेंस इक्विपमेंट्स। और नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज इन क्रूशियल एरियाज फॉर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि जो भी हमारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या फिर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हो रही है क्रूशियल एरियाज में, वो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कंसर्न करनी चाहिए। MRTP Act. The principal objective of the act were prevention of concentration of economic power and control of monopolies, कि किस तरीके से हम कंसंट्रेशन या फिर इकोनॉमिक पावर की कंसंट्रेशन को प्रिवेंट करते हैं कि वो मोनोपोलीज के कंट्रोल में ना जाए। और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का वो है प्रोहिबिशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक्स, रिस्ट्रिक्टिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। मोनोपोलिस्टिक्स को, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट करना। द थर्स्ट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 इज मोर ऑन कंट्रोलिंग अनफेयर और रिस्ट्रिक्टिव बिजनेस प्रैक्टिसेस। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जो मेन कंसर्न रहा है वो सिर्फ ये रहा है कि हम किस तरीके से अनफेयर या फिर रिस्ट्रिक्टिव बिजनेस प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करें। The provision relating to merger, amalgamations and takeovers have been repealed. मीन्स कि किस तरीके जितने भी हमारे मर्जरर्स आ रहे हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, अमेलगेमेशंस आ रही हैं या फिर टेक ओवर्स जो हो रहे हैं, उनको किस तरीके से रिपेल किया जाएगा, उनके लिए भी प्रोविजंस ये हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बताती है। Thresholds limits of assets on private sector companies have been removed. जो भी हमारे थ्रेशोल्ड हो रहे हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट्स हैं एसेट्स की, वो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज किस तरीके से रिमूव करती हैं ये भी हमें बताती हैं। इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 की क्या क्या इम्पैक्ट है हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के। An interesting feature of foreign investment inflow is that it has flowed into different segments of industry such as basic goods, industries comprising of aluminium, cement, chemicals, fertilizers, metallurgy, power generation, etc. बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स या फॉरेन इन्वेस्टमेंट की इनफ्लोज हमने देखी हैं और वो बहुत ही सारे डिफरेंट सेगमेंट्स में हो रही हैं। और वो जो सेगमेंट्स हैं वो बेसिक गुड्स के सेगमेंट्स हैं, कैपिटल गुड्स के सेगमेंट्स हैं, इंटरमीडिएट गुड्स के सेगमेंट्स हैं। बेसिक गुड्स में आते हैं हमारे सीमेंट्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। कैपिटल गुड्स में हमारे आते हैं इंजीनियरिंग, टेलीकॉम, मशीन टूल्स, कंप्यूटर हार्डवेयर एक्सेट्रा। और जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनमें आते हैं पेपर पल्प, पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक्स, रिफाइनरीज, रबर्स, ग्लास एंड एक्सेट्रास। कंज्यूमर गुड्स में हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट के इनफ्लो को देखा है, जैसे कि डिटर्जेंट्स, डोमेस्टिक अप्लायंस, इलेक्ट्रॉनिक फूड प्रोसेसिंग एक्सेट्रा। और ऑटोमोबाइल्स में हमने खासकर देखी गई हैं, जैसे कि एंसिलरी, ऑटो एंसिलरीज हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, टायर्स हैं, ट्यूब्स हैं। इन सारी चीज़ों में हमने इन सारी टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज में हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लो को देखा है। These are the sectors जहाँ पे हमारी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो है, वो हुआ है। लाइक बेसिक गुड्स में अभी तक हमारे पास में ₹1 to 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। कैपिटल गुड्स में ₹1928 करोड़ का, इंटरमीडिएट गुड्स में 13 अप्रॉक्स 1250 करोड़ का, कंज्यूमर गुड्स में अप्रॉक्स 250 करोड़ का, 2550 करोड़ का, सर्विस सेक्टर्स में 2100 करोड़ का अप्रॉक्स, ऑटोमोबाइल्स में 700 का अप्रॉक्स और मिसलेनियस 250 का हमने मार्जिन देखा है। लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर। किन किन जगहों पे ये जो इंडस्ट्रीज हैं पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व है। फर्स्ट इज आर्म्स एंड एम्यूनेशंस, मींस आर्म्स और एम्यूनेशन सिर्फ पब्लिक सेक्टर की कंपनीज ही डेवलप कर सकती हैं। एटॉमिक एनर्जी पब्लिक सेक्टर के अंडर आती है। कोल एंड लिग्नाइट्स हमारी पब्लिक सेक्टर के अंदर आते हैं। मिनरल एंड ऑयल्स भी हमारे पब्लिक सेक्टर के अंदर आते हैं।
मिनरल्स लाइक एटॉमिक एनर्जी जनरेशन के लिए जो यूज होते हैं वो भी पब्लिक सेक्टर के, और मेन जो इंपॉर्टेंट हमारा रेलवे ट्रांसपोर्ट है वो भी पब्लिक सेक्टर के अंदर आता है. नाउ व्हाट इज लिबरलाइजेशन? द मेन एम ऑफ liberalization was to dismantle the excessive regulatory framework that curtailed the freedom of enterprise. लिबरलाइजेशन का जो मेन एम है वो ये है कि जितना भी हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको डिसमेंटल करना और एंटरप्राइज को फ्रीडम दिलवाना. The major purpose of liberalization was to free the large private corporate sector from bureaucratic controls. मेन जो पर्पस है लिबरलाइजेशन का वो ये है कि हम अपने प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर्स को, जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनको ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल्स जो हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्ट दिलवाता है उनसे फ्री करवाएं. इट देयरफॉर स्टार्टेड डिसमेंटलिंग द रेजिम ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड कंट्रोल. इसीलिए ये जो लिबरलाइजेशन है उसने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग और कंट्रोल के रेजिम को डिसमेंटल करना स्टार्ट कर दिया. इन परस्यूएंस ऑफ दिस पॉलिसी द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 abolished इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर ऑल प्रोजेक्ट्स एक्सेप्ट फॉर अ शॉर्ट सेट ऑफ 18 इंडस्ट्रीज. इसीलिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 ने अबॉलिश कर दी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सारे प्रोजेक्ट्स के लिए एक्सेप्ट कुछ 18 इंडस्ट्रीज को छोड़ के बाकी सारे प्रोजेक्ट्स के लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग अबॉलिश कर दी. ग्लोबलाइजेशन is primarily economic phenomena involving the increasing interaction or integration of national economic system through the growth in international trade, investment and capital flow. ग्लोबलाइजेशन का प्राइमरी फैक्टर ये है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है कि हम हमारी नेशनल इकोनॉमी को इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपेंड करते हैं, उसको ग्रो करते हैं ताकि इंटरनेशनल ट्रेड हमारी इंडियन इकोनॉमी के साथ में इंटीग्रेट या इंटरैक्ट कर सके. A rapid increase in cross-border social, cultural and technological exchange is part of phenomenon of globalization. जो रैपिड इंक्रीज हो रहा है क्रॉस बॉर्डर सोशल कल्चरल और टेक्निकल एक्सचेंज में वो एक ग्लोबलाइजेशन का फिनोमेना है कि किस तरीके से हम थ्रू बॉर्डर्स क्रॉस बॉर्डर्स अपनी प्रोडक्ट्स की शेयरिंग करते हैं. Globalization intends to integrate the Indian economy with the world economy. Globalization is considered to be an important element in the reform packages. Globalization is considered to be an important element in the reform packages. जो भी हमारी ग्लोबलाइजेशन है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि किस तरीके से वो पैकेजेस को रिफॉर्म करेगा और इसके लिए 4 पैरामीटर्स वो यूज करता है. फर्स्ट इज रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर्स, जितने भी ट्रेड बैरियर्स हैं उनको रिडक्ट करना. क्रिएशन ऑफ एनवायरनमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट देना जहां पे दो मार्केट्स आपस में अपनी कैपिटल की फ्री फ्लो देख सकें. क्रिएशन ऑफ एन एनवायरनमेंट जो परमिट करे कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी के ऊपर फ्लो जो है वो अमंग नेशंस या स्टेट्स हो सके. और क्रिएशन ऑफ एनवायरनमेंट विच इज फ्री फ्रॉम लेबर मूवमेंट. To pursue the objective of globalization, the following measures have been taken. Globalization के मेन ऑब्जेक्टिव को परस्यू करवाने के लिए इन एग्जिस्टेंस में लाने के लिए हमें कुछ फॉलोइंग मेजर्स फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज की, इंपोर्ट ड्यूटीज की रिडक्शन करें. जो भी हम वैल्यूज को इंपोर्ट करवा रहे हैं उनमें ड्यूटीज कम लगे. एनकरेजमेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में एनकरेजमेंट शो करें और फॉरेन टेक्नोलॉजी में भी एनकरेजमेंट शो करें. प्राइवेटाइजेशन, privatization deals with the transfer of businesses from state to private sector. This commonly involves complex contractual structures to put in place and industries concerns are usually closely regulated. प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है कि हम अपने बिजनेस को पब्लिक सेक्टर से उठा के
प्राइवेट सेक्टर बनाते हैं। मीन्स कि जितना भी हमारा कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रेक्चुअल स्ट्रक्चर होता है उसको डिपेंड करवाते हैं कि किस तरीके से वहां से उठा के हम अपनी इंडस्ट्रीज को कंसर्न एरिया में रूल्स और रेगुलेशंस में बाइंड करें। प्राइवेटाइजेशन इज देयरफॉर इज अ प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग प्राइवेट सेक्टर इन ओनरशिप और ऑपरेशन ऑफ स्टेट ओन्ड और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। प्राइवेटाइजेशन इसलिए वो प्रोसेस होता है जहां पे पब्लिक जो प्राइवेट सेक्टर है वहां पे हम अपनी ओनरशिप और ऑपरेशंस को पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग के में देखते हैं। इट कैन टेक 3 फॉर्म्स, ये 3 फॉर्म्स में प्राइवेटाइजेशन को हम देख सकते हैं। फर्स्ट इज ओनरशिप मेजर्स, सेकेंड वन इज ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स एंड थर्ड वन इज ऑपरेशनल मेजर्स। इन ओनरशिप मेजर्स 4 तरीके होते हैं ओनरशिप मेजर के लिए कि फर्स्ट वन इज टोटल डिसेंट्रलाइजेशन, जितनी भी हमारी इकोनॉमी या फिर हमारी इंडस्ट्रीज में सेंट्रलाइजेशन है उसे हम टोटली डिसेंट्रलाइज्ड कर दें। दूसरी कंपनीज के साथ में हम जॉइंट वेंचर्स चलाएं। लिक्विडेशन दें कि किस तरीके से एक कंपनी के शेयर्स या फ्लोज हमारी कंपनी में आए और वर्कर्स कोऑपरेटिव्स की दूसरी कंपनीज के वर्कर्स भी हमारी कंपनी में आके काम कर सकें। दिस इज द मेन मोटिव ऑफ प्राइवेटाइजेशन। फॉर ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स, मल्टीलेटरल डेप्थ किस तरीके से हम कम कर सकते हैं और होल्डिंग ऑफ कंपनी की कोई कंपनी जो ओन कर रही है दूसरी कंपनी उसे कैसे वर्क कर सकते हैं, लीजिंग कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। मींस अगर दूसरी कंपनी हमारी कंपनी के अंडर वर्क करना चाहती है ऑन रेंटल बेसिस तो वो कैसे प्रोवाइड करें और किस तरीके से हम उसको रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। Operational measures are aimed at improving the efficiency and productivity of an organization. Operational measures में क्या होता है कि हम किस तरीके से अपनी organization की efficiency और productivity improve कर सकते हैं, ये वहाँ पे aim करती है और ये include करती है grants of autonomy को, incentives के provision को, freedom के provision को, किस तरीके से development criteria आ रहा है for investment planning के लिए उसको देखती है हमारे ऑपरेशनल मेजर्स, और पब्लिक एंटरप्राइजेस को परमिट करती है कि वो अपने स्टैंडर्ड्स को रेज करे। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन टू वर्क फॉर अ कॉमन गोल, कि एक कॉमन गोल के लिए हम ये लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन वर्क करें। दीज आर ऑल मीन्स टू अचीव सर्टेन एंड ऑफ सोसाइटी, just as nationalization and regulatory framework were intended to achieve certain goals, कि कुछ गोल्स को अचीव करने के लिए हम इन 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन अपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में यूज़ करते हैं और इसे हम कहते हैं नेशनलाइजेशन। कुछ जो गोल्स ये फ्रेमवर्क अचीव करता है वो है टू अचीव हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम, टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट एंड टू अचीव सेल्फ रिलायंस, to reduce the inequality of income and wealth, to reduce the number of people living below the poverty line, and to develop a pattern of society based on equality and absence of exploitation। ये जितने भी 6 पॉइंट्स बताए थे ये प्राइमरी गोल थे कि किस तरीके से लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन कंबाइनली वर्क कर सकते हैं फॉर द फैक्टर जिसका नाम है नेशनलाइजेशन। Do it yourself. These are the questions that you have to do by yourself. First one is distinguish between financial restructuring and basic restructuring, and second one is industrial delicensing is the most remarkable feature of industrial policy 1991. Do you agree and why? Thank you and have a nice day.